Communication. It is very important topic according to the NTET. So first of all, we will study foundation of communication. Here is a definition. Communication का मतलब होता है कि यहाँ पे एक्ट ऑफ शेयरिंग आप कर रहे हैं, आप किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, किसी को आइडिया दे रहे हो, किसी को मैसेज दे रहे हो, और ये कम्युनिकेशन होता है किसी दो लोगों के बीच में, या तो कोई इंडिविजुअल के बीच में या किसी ग्रुप के बीच में। और 5 एलिमेंट्स आते हैं कम्युनिकेशन के। 5 एलिमेंट आपको याद होने चाहिए, ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एग्जाम में। सबसे पहले 5 एलिमेंट है इसमें। सबसे पहले आता है सेंडर। सेंडर यानी कि अभी मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा रही हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स की, तो जहां से ओरिजिनेट हो रहा है कम्युनिकेशन वो सेंडर होता है। फिर है मैसेज। मैसेज मैं आपको पहुंचा रही हूँ कि हम कम्युनिकेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक स्पेसिफिक आइडिया मैं आप तक कन्वे कर रही हूँ। मीडियम है मेरा वॉइस, मीडियम है ये यूट्यूब चैनल, ठीक है। फिर है रिसीवर। रिसीवर है आप लोग या ग्रुप ऑफ पीपुल, इंडिविजुअल जो ये मेरा मैसेज सुन रहा है और वो अपने दिमाग में इसको डिकोड कर रहा है। फिर आता है फीडबैक। फीडबैक आपका रिस्पॉन्स होगा, आप लोग कमेंट कर सकते हो कि मेरा ये लेक्चर जो मैंने आपको पढ़ाया है ये किस तरीके का था, या अगर हम क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों से पूछ सकते हैं फीडबैक कि किस तरीके से आपको पढ़ना अच्छा लगता है या इसमें क्या सुधार हम ला सकते हैं। फिर आता है कोर कैरेक्टरिस्टिक, सिक्वेंशियल प्रोसेस। तो जो ये कम्युनिकेशन होता है ये स्ट्रक्चरल स्टेजेस में हम करवा सकते हैं, कुछ क्रिएटिव चीजें इसमें करवा सकते हैं, कोई मैसेज हम दे सकते हैं और साथ में फीडबैक भी ले सकते हैं। फिर है ऑनगोइंग नेचर, ये कंटिन्यूअस इवॉल्विंग प्रोसेस होती है। और स्टैटिक इवेंट होता है जहाँ पे आप अडेप्ट करते हो और इंटरेक्शन करते हो पार्टिसिपेंट के बीच में। फिर है कंटेक्स्ट ड्राइवन, द प्रोसेस इज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इमीडिएट एनवायरनमेंट। और ये किस चीज से वो ड्राइवन होता है, जो इन्वायरमेंट है उस पर ये डिपेंड करता है, सिचुएशनल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। यहाँ पे सिचुएशनल का फैक्टर का मतलब ये भी है कि अगर कोई बच्चा बीमार है और वो आपकी क्लास अटेंड कर रहा है और आपने बहुत अच्छा पढ़ाया बट उसको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी क्योंकि सिचुएशन ऐसी नहीं है, उसकी हेल्थ सही नहीं है। एंड प्रिवेलिंग कल्चरल नॉर्म, कल्चरल नॉर्म की वजह से भी ये कम्युनिकेशन डिपेंड करती है। फिर है प्राइमरी पर्पज क्या है कम्युनिकेशन का, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, एक्सप्रेसिंग इमोशंस, ठीक है। हम कोई डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई डाटा दे रहे हैं बच्चों को, एक्सप्रेसिंग इमोशन, कम्युनिकेटिंग इंटरनल फीलिंग एंड इमोशनल स्टेट। आप कभी कभी ऐसा होता है हम क्लास में कोई स्टोरी या कोई केस अगर हम समझा रहे होते हैं तो वहां पे एक इमोशन डिपेंड करता है, इमोशनल स्टेट होता है कि हमने पेशेंट से ऐसे पूछा, वो इस तरीके से परेशान हो रहा था, इस तरीके की चीजें। परसुएडिंग अदर्स, इन्फ्लुएंसिंग द थॉट, beliefs or action of the recipient. Social interaction, establishing social bond and fostering collaboration. फिर है सपोर्टिंग डिसीजन मेकिंग, प्रोवाइडिंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। डिसीजन मेकिंग का यहाँ पे है कि हम कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग में बच्चे की हेल्प होगी। इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस, हम एजुकेट कर रहे हैं, लीडरशिप क्वालिटी बिल्डअप कर रहे हैं बच्चों में। रिजॉल्विंग प्रॉब्लम्स, हम डिस्कस करके प्रॉब्लम का सोल्यूशन बच्चों को बता रहे हैं। टाइपोलॉजी और कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के यहाँ पे अलग अलग टाइप हैं। वर्बल कम्युनिकेशन, जहाँ पे हम लैंग्वेज के थ्रू हम बता रहे हैं किस तरीके का है, कुछ प्रेजेंटेशन के थ्रू हम बच्चों को बता रहे हैं, ईमेल या ऑफिशियल रिपोर्ट्स हम दिखा रहे हैं, या कोई केस स्टडी हम दिखा रहे हैं, तो वो आपका वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा। फिर है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम वहाँ पे आई कांटेक्ट के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, गेस्चर्स और वॉइस मॉड्यूलेशन के थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। फिर है फॉर्मल कम्युनिकेशन, है कि जहाँ पे आपको एक तमीज और तहजीब से बोलना होता है, जैसे फॉर्मल मीटिंग्स में, बिजनेस इवेंट्स वगैरह में, कोई ऑर्गेनाइजेशनल अनाउंसमेंट करनी है तो वो एक फॉर्मल टाइप का एजुकेशन कम्युनिकेशन होता है। फिर आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है स्पॉन्टेनियस कैजुअल इंटरेक्शन, जहाँ पे हम अपने दोस्तों से कैजुअल बात करते हैं, कोई भी कुछ ऐसे दिखावा नहीं करते हैं, ये सारी चीजें होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर। इसमें सोशल मीडिया चैट और अनप्लान डिस्कशंस इसमें आते हैं। फिर है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन में हम ग्राफ के थ्रू बच्चों को बता सकते हैं, चार्ट पैटर्न, इन्फोग्राफिक्स या वीडियो वगैरह दिखा सकते हैं जिससे बच्चे समझ पाए
क्लास को, या क्लास में क्या चल रहा है वो सारी चीजें। फिर है स्पेशलाइज्ड कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। यहाँ पे ये इस तरह डिफरेंट कल्चर्स के बारे में अगर हम बताते हैं, जैसे हम देश के बारे में बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये बताते हैं कि इस देश में ये वाली डाइट, इस तरीके की चीजें, ठीक है। और तो इसकी वजह से क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, और जो बच्चे समझना चाहते हैं वो आसानी से समझ सकते हैं। फिर ग्रुप कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन में हमने एक प्रॉब्लम ली है और उसको सॉल्व करने के लिए दिया है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बना दिए, 5-5, 10-10 बच्चों के ग्रुप बना दिया और एक टॉपिक डिस्कस करने के लिए बोला है, तो वो ग्रुप कम्युनिकेशन के अंदर आता है। फिर है क्लासरूम कम्युनिकेशन, किस तरीके का होना चाहिए, ये टीचर और लर्नर के बीच में होता है, टू वे इंटरेक्शन भी होता है, कि हम बच्चों से पूछ रहे हैं और बच्चे हमें आंसर बता रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा है मोटिवेशन, हम बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं कि किस तरीके से आगे प्रैक्टिस करनी चाहिए। लर्निंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स उनको बता रहे हैं, है ना, और बच्चे भी उस तरीके से आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। फिर आता है डॉक्टर पेशेंट कम्युनिकेशन। तो डॉक्टर पेशेंट कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहले आपके पास स्किल होनी चाहिए कि आप डायग्नोसिस बना सको या ट्रीटमेंट प्लान कर सको। डायग्नोसिस आप तभी बना पाओगे जब आपको डिजीज के लक्षण पता होंगे, जो भी रोग है उसके लक्षण पता होंगे, डायग्नोसिस क्राइटेरिया पता होंगे, है ना, तभी आप एक अच्छा ट्रीटमेंट पेशेंट को दे सकते हो। अगर आपने ये सारी चीज सीखी नहीं है तो डॉक्टर पेशेंट का कम्युनिकेशन किस तरीके से हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। फिर कुछ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस बता रहे हैं कम्युनिकेशन बैरियर, मतलब क्या क्या बैरियर आ सकते हैं कम्युनिकेशन के दौरान। सबसे पहले आता है एनवायरमेंटल फैक्टर, आप किसी ऐसी जगह पे डिस्कस कर रहे हो जहाँ पे बहुत ज्यादा शोर शराबा है, बहुत ज्यादा आवाजें आ रही है, या आप किसी ऐसी जगह से पढ़ा रहे हो जहाँ पीछे नॉइज आ रहा है, रेलवे ट्रैक की नॉइज है, तो ये फिजिकल एनवायरनमेंट की वजह से ये डिस्टरबेंस आते हैं। पुअर लाइटनिंग है अगर क्लास में वेंटिलेशन सही नहीं है ना। और लॉन्ग डिस्टेंस बता रहे हैं कि आप क्लास बहुत बड़ी है कि आवाज लास्ट वाले बच्चे तक नहीं पहुंच पा रही है, तो एक बैरियर है, तो इस बैरियर को हमें, तो ये सारे बैरियर ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, एक फ्लो ऑफ मैसेज को डिस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। फिर है साइकोलॉजिकल, इमोशनल और मेंटल स्टेट। अगर आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हो और वो बीमारी वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था, बच्चा परेशान है किसी वजह से, स्ट्रेस आउट है, तो उनको समझ में आएगा नहीं कि क्या है। अगर टीचर ही अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, बकवास पढ़ा रहा है, तो तब भी बच्चों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। स्ट्रेस एंजाइटी होगी, ये फिजियोलॉजिकल बैरियर बता रहे हैं। फिर है लैंग्वेज बैरियर, बहुत सारे बच्चे स्कूल जब कॉलेज में एडमिशन रहते हैं तो उनको इंग्लिश नहीं आती है, तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि वो इंग्लिश में है तो वो समझ नहीं पाते हैं, तो इसके लिए आपको उनको इस तरीके से पढ़ाना है कि वो हिंदी में भी समझ सके और इंग्लिश को भी वो सुधार सके, है ना, मतलब इजी लैंग्वेज होना चाहिए जो आसानी से बच्चे समझ सके। फिर आता है कल्चरल डिफरेंस। कल्चरल डिफरेंस में ऐसा होता है कि ये ना, अब जैसे पढ़ाई करना है, पढ़ाई वाली चीज में कल्चरल डिफरेंस नहीं आते, वैल्यू और बिलीफ्स में या बॉडी लैंग्वेज एक्सपेक्टेशंस में ये डिफरेंस आते हैं। ये बहुत सारे बॉडी कम्युनिकेशन होता है, ये उस चीज पे डिपेंड करता है, बॉडी लैंग्वेज पे, कि अगर ऐसे बॉडी लैंग्वेज में कहा जाता है कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो, वो आपकी तरफ देख के आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर रहा है, अपना फोन चला रहा है, इसका मतलब है कि वो आप पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो ऐसी क्लास में भी आपको ऐसे देखना है कि कौन बच्चा किस तरीके से काम कर रहा है या उनका ध्यान किस तरफ है, तो ये एक तरीके का कल्चर है, ये आपको सीखना पड़ेगा। फिर है परसेप्चुअल, इंडिविजुअल एटीट्यूड बाइसेस एंड द स्टीरियोटाइपिंग, ठीक है। परसेप्शन हर किसी का अलग अलग होता है, ठीक है, तो वो ये चीज है। ऑर्गेनाइजेशन, इशू इन द स्ट्रक्चरल लाइक कॉम्प्लेक्स हायरार्की और द ब्यूरेटिकल रूल। कॉम्प्लेक्स हायरार्की, एक हायरार्की के थ्रू आपको कम्युनिकेशन करना चाहिए, जैसे बताते हैं ना कि सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर और उससे छोटा, तो उस तरीके से हमें कम्युनिकेशन करना चाहिए। फिर फिजियोलॉजिकल, फिजिकल हेल्थ लिमिटेशन से आपको मैंने बता दिया। हियरिंग इम्पेयरमेंट, अगर किसी बच्चे को सुनने में दिक्कत है, स्पीच डिफिकल्टी है, तो वहां पे कम्युनिकेशन में गैप आ जाता है, ठीक है। फिर है सिमेंटिक मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड एम्बिजियट और वर्ड विथ मल्टीपल मीनिंग।
तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप उनको कुछ ऐसा ना बोलो कि उस वर्ड के मल्टीपल मीनिंग हो और उस वजह से वो कंफ्यूज हो जाए। फिर इमोशनल एक्सट्रीम स्टेट लाइक एंगर, फियर और रिसेंटमेंट, तो ये भी हमें कम्युनिकेशन के दौरान देखना चाहिए। फिर है मास मीडिया एंड सोसाइटी। मास मीडिया रिफर टू द चैनल सच एज टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर और इंटरनेट। इनके थ्रू भी कम्युनिकेशन लार्ज स्केल पे डाइवर्स ऑडियंस के साथ होता है। कुछ प्राइमरी फंक्शंस बता रहे हैं मास मीडिया और सोसाइटी की। इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, प्रोवाइडिंग न्यूज एंड एजुकेशनल प्रोग्रामिंग, जो भी आयुर्वेदा से रिलेटेड प्रोग्रामिंग वगैरह होती है तो वो उसका भी नॉलेज आपको बच्चों को देना है। या कोई रिसेंटली न्यूज आ रही है, रिसेंटली कोई ट्रेंड आ रहा है, तो उससे रिलेटेड भी आप बच्चों को एग्जाम्पल दे सकते हो उनको समझाने के लिए। पब्लिक ओपिनियन फॉर्मेशन, शेपिंग सोसाइटियल व्यूज ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल इशू। कभी कभी क्लास में ऐसा भी होता है कि सोशल और पॉलिटिकल इशू पे भी हम लोग बात करने लग जाते हैं। फिर है कल्चरल ट्रांसमिशन, फैसिलिटिंग द एक्सचेंज एंड प्रमोशन ऑफ द ट्रेडिशन। या देश का मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि अलग अलग देश में अलग अलग टाइप के कल्चर है, उसके अकॉर्डिंग किस किस तरीके से दोषों का वृद्धि क्षय होता है, इस तरीके से आप उन बच्चों को बता सकते हो। डिफरेंट कल्चर के बारे में बताते हो। सोशल अवेयरनेस, हाईलाइटिंग इशू लाइक हेल्थ एंड ह्यूमन राइट, हेल्थ और ह्यूमन राइट के बारे में भी आपको बताना है। इंटरटेनमेंट, प्रोवाइडिंग मूवीज, म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, अब बहुत सारे म्यूजिक के आजकल लोग म्यूजिक भी बना रहे हैं, पढ़ाई को म्यूजिक में भी याद करते हैं, तो उस तरीके की आप चीजों को सिखा सकते हो। इकोनॉमिक रोल, ड्राइविंग कंज्यूमर बिहेवियर थ्रू द एडवर्टाइजिंग। बहुत सारे ऐड भी आते हैं जो आपको बताते हैं कि किस तरीके से कोई डिजीज फैल रही है, या बहुत सारी चीजें आप लोगों ने देखे होंगे इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट। फिर है सोसाइटियल कंसर्न, थ्री प्राइमरी कंसर्न आइडेंटिफाइड इन द टेक्स्ट आर मिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सोसाइटियल कंसर्न में क्या होता है, कभी कभी मिस इन्फॉर्मेशन भी चली जाती है बच्चों को, तो आपको बायस नहीं रहना है, सबको एक्यूरेट डाटा के बारे में बताना है। कल्चरल इम्पैक्ट, कल्चरल डोमिनेंस और लॉस ऑफ लोकल कस्टम। सोशल इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे लोग बहुत सारी चीजें बताते हैं कि ये इस तरीके से होती है, बट आपको उनको बताना है कि आपको सोशल मीडिया को नहीं सुनना है, आपको अपनी बुक्स को पढ़ना है। ठीक है, बुक से आपको ज्ञान लेना है। फिर है प्रिंसिपल और साइकोलॉजी ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, यहाँ से आ गया है। क्लासरूम मैनेजमेंट हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, तब तक इतना ही, क्योंकि बहुत मैसी टॉपिक है और बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक भी है, इसलिए आपको ये सब चीजें एक दिन में एक टॉपिक ही हम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो भी आप तक शेयर करूं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।